थ्योरी आनी चाहिए। तो थ्योरी क्वेश्चंस के साथ साथ चलेगी और क्वेश्चंस के बहाने से थ्योरी भी हम आपको रिवाइज कराते जाएंगे। ये है हमारा पहला सवाल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2 plus to M of 3D series elements shows positive values for, मतलब +2 से 0 स्टेट में जाने की खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी पॉजिटिव है? कौन सबसे खुशी से रिड्यूस हो जाता है? नोबल मेटल्स सबसे खुशी से रिड्यूस होते हैं। कोई नोबल है क्या इनमें? कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन। जी हाँ, कॉपर एक नोबल मेटल है और क्योंकि कॉपर नोबल मेटल है इसलिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू कॉपर के साथ आएगी। ये कैसा क्वेश्चन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी इसको आंसर कर सकते थे वैसे तो आप चाहते तो, है ना? ये उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ओके, इसमें अगर देखेंगे ऊपर है जिंक, फिर है आयरन, फिर है कोबाल्ट, फिर है कॉपर। इस तरीके से जिंक सबसे कम टेंडेंसी होगी +2 से 0 आने की और कॉपर की +2 से 0 आने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद किया है हमने, ये महत्व है इसका। राइट, ठीक है। ये क्या है? ये ग्राफ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का। +2 से 0 स्टेट में आने की टेंडेंसी आप देखिए सबसे ज्यादा किसकी नजर आ रही है? कॉपर की दिख रही है। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। ठीक है, यही सही। शानदार वाले और कौन कौन है अगर आप देखें? मैंगनीज, टाइटेनियम, ये सब भी बड़े तगड़े हैं। राइट। चलिए, और कुछ है? वैसे आप इसको हाइड्रेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब के टर्म्स में देख सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये याद ही करना पड़ता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। The incorrect statement amongst the following is A. Vanadial sulfate, VOSO4, is a reducing agent. Well, VOSO4 अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प कंपाउंड है, हाईली वाटर सॉल्युबल होता है और आप देखिए इसमें है VO2+ और SO4 2-। अक्सर आयंस इस तरह के 2 एटम वाले नहीं होते, जो होते हैं मेटल्स के ऑक्सीकेटाइंस। उन मेटल ऑक्सीकेटाइंस में शायद सबसे स्टेबल कटाइन में से है ये VO2+ बन जाता है, मध्य से खुशी खुशी पड़ा रहता है। रिड्यूसिंग एजेंट है, कर तो सकते हैं ये काम +4 में है, ऊपर चला जाए +5 में, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए, दूसरों को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, हो सकता है। बहुत भारी एजेंट वेजेंट नहीं है, वो ठीक है जैसा भी है, संदिग्ध स्टेटमेंट है, खुशी से ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है पर कैन फंक्शन। रुथेनियम टेट्रोक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल +8 में है रुथेनियम, हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट में है, खुद होगा रिड्यूस, दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज, बकायदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, नो, रूबी इज बिकॉज ऑफ क्रोमियम। तो कोबाल्ट नहीं, क्रोमियम के कारण होता है रूबी। अच्छा, तो ऐसे याद रखा है, क्रोमियम, CRR फॉर रूबी, तो कभी कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना इजी है ना। एंड Cr2O3M4 ट्रिक है, ये भी सच है। इनकरेक्ट पूछा है, सी तो डायरेक्ट इनकरेक्ट है, तो ए दब गया उस चक्कर में, सी आंसर कर देते हैं, सी इज द आंसर। राइट। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: size of Bk3+ ion is less than Np3+ ion. And reason: the above is a consequence of the lanthanoid contraction. In the light of the statements, choose the correct answer from the options given below. वो 4 क्लासिकल ऑप्शंस हैं। अब एक बार आप नेपच्यूनियम और बीके इन दोनों को देख लीजिए, ठीक है। इनमें अगर आप देखें बर्केलियम और नेपच्यूनियम में अक्रॉस द पीरियड आप जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज लगातार कम हो जाता है और जैसे जैसे आकार जाता है घट, यही पूछा है बस, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स अक्रॉस द सीरीज। अब उसे पता होना चाहिए कि पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है। नेपच्यूनियम पहले आता है, बड़ा है,
बर्केलियम बाद में आता है वो छोटा है। ये तो ट्रू हो गया। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं, इसको वैसे तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं लोग। लेंथेनॉइड शब्द यहाँ उचित नहीं है, फील वही है, पर स्टेटमेंट 2 गलत कहा जाएगा, फॉल्स। ए इज करेक्ट एंड बी इज फॉल्स। वो ऑप्शन कहां है? ए इज, बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। Given below are two statements. अच्छा, statement 1, the E naught value of cerium plus 4, cerium plus 3 is 1.74 volts. तो हो सकती है, ठीक है, क्या कहे कोई इसमें। Statement 2, cerium is more stable in plus 4 than plus 3, तो सच है, सिलिक अमोनियम सल्फेट वगैरह में भी सीरियम प्लस 4 में होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये इतनी है, बिकॉज सीरियम इज मोर स्टेबल इन प्लस 4 देन इन प्लस 3। नो, सीरियम प्लस 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब वो खुशी खुशी रिड्यूस होता है। इसका मतलब प्लस 4 लेस स्टेबल है और प्लस 3 ज्यादा स्टेबल है। तो ये फॉल्स है। ये तो सच है, ये गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। अगेन बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। What is the spin-only magnetic moment of a divalent metal ion with atomic number 25 in its aqueous solution? क्या ये एटॉमिक नंबर 25? कहीं ये मैंगनीज तो नहीं लगता, तो है। और मैंगनीज +2 ये हो जाएगा आर्गन 3d5 4s0। आर्गन 3d5 4s0, तो ऐसा ही नजर आता है मुझे। चेक कर लें कितने आर्गन के 18 18 5 23 और 2 चले गए 25। सही है, बिल्कुल सही है। मैंगनीज ही। स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, डब्बा डायग्राम बनाओ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5। तो √5 × 5 + 2 √35 विच इज 5.92। ओह, कहीं ए ना आ जाए। सही आ गया है, यही तो है, इज द आंसर। राइट राइट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? √n + 2, where n is the number of unpaired electrons and the units are Bohr magnetons. Done? Done. Copper 2 plus salt reacts with Ki to give copper +2 और I- रिएक्ट करते हैं तो मिलता है Cu(I) और साथ में मिलता है I2, जिसे मूर्खतावश कुछ कुछ लोग Cu2 I2 भी लिख दिया करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। खैर, दुनिया को सुधारने का ठेका हमने लिया नहीं है और सारे मूर्खों से लड़ने का ठेका नहीं लिया है। सही Cu(I) है। कोई एकदम माथे आके पूछे तो Cu(I) सही है, पर किसी ने Cu2 I2 लिख दिया, और विशेष तौर पर अगर ऑप्शन में एग्जाम में लिखा हो तो हम उनको झगड़ा करने या ज्ञान देने नहीं जाएंगे। चुपचाप Cu2 I2 टिक करके खुशी से नाचेंगे। Cu2 I2 Q+ आयोडाइड रेडॉक्स रिएक्शन है। Q इज रिड्यूस्ड टू Q+ एंड I- इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन, पर Q+ भी I- के साथ पीपीडी करके Cu(I) का पीपीडी बनाता है। ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा रिएक्शन है, आना चाहिए। ठीक, यहां तो कुछ और लिखा है, रिएक्शन फर्दर हो जाता है। I2 और अगर I- एक्सेस में आपके पास है तो वो आपस में रिएक्ट करके I3- बना सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं है जो यहां बनाया हुआ है, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। मेन तो ये पूछा था आपसे और इसी की बात हमें करनी थी। ठीक है। The correct order of following 3D metal oxides according to their oxidation number is, ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें लगाएं 3D मेटल ऑक्साइड्स को। ठीक, CrO3 +6, ये है +3, ये है +4, ये है +5 और ये है +1। ये क्या किया? बड़ा आसान है। CrO3 क्रोमियम है X, +3 × -2 टोटल है 0, तो X की वैल्यू आ गई +6। Fe2O3 आयरन है Y, तो 2Y +3 × -2 टोटल है 0, तो Y कितना आ गया? सॉल्व करिए, +3। MnO2 ये है Z, तो Z +2 × -2 बराबर 0, तो Z कितना है? +4। ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए V2O5 और Cu2O, इनकी इक्वेशन लिख देते हैं। ये है P और ये है Q, तो 2P +5 × -2 बराबर 0।
2q माइनस प्लस 1 इंटू -2 बराबर 0, p बराबर है +5 और q बराबर है +1। तो ऑर्डर क्या आएगा देखते हैं। ऑर्डर सबसे कम कौन है? सबसे कम है E, सबसे कम है E, तो D आउट हो गया। सबसे ज्यादा कौन है? A +6 और उसके बाद AD है A, उसका D, A इज द आंसर। यस, एलिमिनेट कर दे, A is the answer. Yes, it is. The spin-only magnetic moments in both magneton of titanium +3, vanadium +2, scandium +3 free ions, respectively, are टाइटेनियम +3, वेनेडियम +2, स्कैंडियम +3 आयंस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। क्या है? कैसे देखेंगे? वेल, ये है D1, ये है अगर स्कैंडियम D3 और ये है D0, तो म्यू 0 हो जाएगा, म्यू √3 हो जाएगा, और ये म्यू √3 इंटू 3 + 2 यानी कि √15 यानी कि 3.9 कुछ हो जाएगा। तो 1.73 तो ठीक है, 3. ए सही आ गया, ले ए सही आया, आगे देखना ही नहीं पड़ा। ए इज करेक्ट, एब्सोल्युटली ए इज करेक्ट। कैसे लिख दिया ये D1, D3, D0? एटॉमिक नंबर से। कैसे? मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, कैसे फटाफट कर लेते हो यार तुम, तो हमसे तो नहीं होता। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मुझे एक चीज याद है कि आर्गन जो है वो 18 है, नोबल गैस है, ठीक है। तो आर्गन 4s2 ये माया है किसकी? ये माया है कैल्शियम की, जहां डी ब्लॉक से जस्ट पहले कहानी शुरू होती है। और अगर स्कैंडियम की बात करेंगे तो आर्गन 3d1 4s2 ये है। अच्छा, तो स्कैंडियम 3+ जब होगा तो दोनों सारे इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने स्कैंडियम D0 लिखा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब एक चीज मैंने मनी मन कैलकुलेट भी कर ली। क्या? कि स्कैंडियम और टाइटेनियम, अगर कुछ न करो, सिर्फ स्कैंडियम से टाइटेनियम जाओ, एटॉमिक नंबर एक बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी एक बढ़ जाएंगे। तो स्कैंडियम +3 अगर D0 है तो टाइटेनियम +3 जो है वो D1 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और वेनेडियम 3+ को D2 होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आगे भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो टाइटेनियम 3+ तो यहां से कैलकुलेट किया, पर यहां तो वेनेडियम 2+ पूछा है, तुमने 3+ लिख दिया। होश में हूं मैं। तो अगर वेनेडियम को +3 के स्थान पर +2 ही किया जाता तो एक इलेक्ट्रॉन और बच जाता, तो D2 के बजाय वो D3 हो जाता, तो मैंने D3 लिख दिया। अच्छा, माइंड में ऐसे किया तुमने? ऐसे किया भाई, ये सोच के किया, ऐसे ही निकाला, आ गया। आप भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो सही है। करो करो करो, फटाफट अपने आप करो। इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ, क्रोमियम निकालो। क्रोमियम 3+ क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम पर क्रोमियम आता है, तो क्रोमियम 3+ क्या होगा? D0, D1, D2। ओ, तो D3 हो जाएगा। जी, क्रोमियम D3 ऐसे हो जाएगा। खुश? बिल्कुल खुश, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का परिवर्तन हो रहा है। किसमें? ऑक्सीलेट में कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। चेंज कितने का है? चेंज है 1 का। टोटल 2 मानो तो भी चेंज 2 का है। +7 से +2 में जा रहा है, यहां परिवर्तन है 5 का। ओ माय गॉड, ये तो आंसर ही आ गया। +6 से +3 में जा रहा है, परिवर्तन है 3 का। और +6 से +3 में इसमें भी परिवर्तन है 3 का। इंटू 2 या इंटू 2 भी कह सकते थे, क्योंकि यहाँ दो थे। 5 कहीं ना आता बी के अलावा। बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। फटाफट देखते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हो तुम। हाँ, कैसे? प्रैक्टिस है। ओह, इतने सालों की। आपको कई वर्ष नहीं, आपको मुश्किल से 100 आयन निकाल, 150 आयन बढ़ के निकाल दो, अपने आप आपका भी हाथ साफ हो जाएगा, फटाफट काम होगा। बिल्कुल करो तो सही है।
Which one of the following metals forms interstitial hydrides easily? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड सबसे प्रेम से कौन बनाता है? मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन या कोबाल्ट। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या होते हैं? क्या मतलब है इसका? कि अगर सॉलिड मेटल क्रिस्टल्स हैं तो आप पाओगे उनके बीच में जो दो गोल मटोल एटम्स हैं, कई सारे एटम्स, उनके बीच में जो खाली जगह है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है। अगर वहां हाइड्रोजन के एटम्स फंस जाएं तो वो कहलाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। बड़े खूबसूरती से, जैसे निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब तो बना ही लेते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है ना। और लेकिन अगर इसकी बजाय आप देखिए, जैसे ग्रुप 10 जो है वो तो बड़ा उस्ताद है इस तरह के इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाने में। ग्रुप 7, 8, 9 पहले वाले भी बनाते हैं, बाद वाले भी बनाते हैं। 7, 8 और 9 ये तीन खानदान ऐसे हैं जिन्होंने बायकॉट कर रखा है, हम नहीं बनाएंगे हाइड्राइड्स। दे डू नॉट फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। लीला है प्रभु की, ऐसा उनका नेचर है। इसको हाइड्राइड गैप कहते हैं। बाकी बाकी फिर भी थोड़ा बहुत रिपीट करा लेते हैं, ये मना कर देते हैं। कौन से खानदान 7, 8, 9 के? इसे हाइड्राइड गैप कहते हैं। तो अब देखो, क्या तुम खानदान 7 से हो? हाँ, तुमसे ना हो पाएगा। तुम 8 से हो? हाँ। तुम 9 से हो? हाँ, तुमसे ना हो पाएगा। तो ए सी डी हटा दिए, कौन सा बच गया? बी। तो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी, राइट। Which one of the following, when dissolved in water, gives colored solution in nitrogen atmosphere? Colored solution in nitrogen atmosphere. अब आप इसमें देखें, AgCl और Q plus chloride, they are water insoluble. इनके तो precipitate आते हैं, तो ना ये घुलेंगे ना कलर देंगे। और वैसे भी ये व्हाइट पीपीटी होते हैं दोनों के दोनों। अच्छा, ZnCl2 पानी में घुलता तो है पर कलरलेस होता है। CuCl2 जब पानी में घुलेगा तो सुंदर ब्लूइश कलर, हल्का हल्का घुलेगा तो सुंदर सा नीले रंग का कॉपर का एक्वाइन बनाएगा। ये कलर्ड सॉल्यूशन दे देगा। जी हाँ, ये कलर्ड सॉल्यूशन दे देगा। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर सिर्फ तमाशे के लिए है। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का हो, आर्गन का हो, नॉर्मल भी हो, तो भी कलर्ड है तो कलर्ड ही रहेगा, उसका तो क्या हिसाब राइट। The nature of oxides of V2O3 and CRO are indexed as X and Y respectively. The correct set of X and Y is. अब आप देखिए, इसमें कंसेप्ट जो है वो ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ऑक्साइड का, वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो लोअर ऑक्साइड्स जैसे +1 या +2 के ऑक्साइड्स हैं, लगभग हमेशा बेसिक ही होते हैं। एक आध जिंक या बेरिलियम छोड़ दो तो दे आर ऑलवेज बेसिक। तो सीआरओ तो बेसिक होगा, ठीक है, बिल्कुल। एम्फोट्रिक एसिडिक नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट V2O3, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, कैसा होगा? जैसा भी है, एनसीईआरटी के हिसाब से +2 या +3 या +4 बेसिक है वेनेडियम के, +5 एम्फोट्रिक है। तो एज पर एनसीईआरटी 20 द आंसर। देखिए, क्रोमियम की माया, +2, +3, +6 बेसिक एम्फोट्रिक एसिडिक, और वेनेडियम +3, +4 बेसिक है, +5 जाकर एम्फोट्रिक हुआ है। ऐसा है। अगला क्वेश्चन, the number of f electrons in ground state electronic configuration of neptunium is, oh my god, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेपच्यूनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 93। रेडॉन याद करिए 86 पर है। 86 को तो निकाल लीजिए। हाँ जी। अब उसके बाद फ्रेंशियम पे आइए। फ्रेंशियम में 7s2 दो इलेक्ट्रॉन, 88 हो गया। 88 के बाद 93 तक आने में 5 का फासला है। 5 का फासला कैसे तय होगा? 5 का फासला ऐसे तय होगा कि भाई 6D और 5F की चर्चा, D को छोड़ दीजिए या तो 5 यहां डाल दीजिए।
5f5 7s2। और तभी एकदम से डाउट आता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यहां गिर गए होते तो रेडॉन के बाद 5f7 6d0 7s0 इस हाफ फिल्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मजा भी लूट सकता था या लूट रहा होता, अगर हम ऐसे देखें तो। पर एक्चुअली जब आप इसको फिल करते बैठेंगे आपको बड़ा तमाशा दिखाई देगा। कैसे? नेपच्यूनियम की एक्चुअल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, आप देखेंगे कि आप इस हाफ फील्ड के मोह में न पड़े तो श्रेष्ठ है। बैड आइडिया। क्या 6d में भी कोई है? बिल्कुल। 7s तो खैर भरी हुई है, वो तो बाहर है ही सही, है ना। लेकिन 5f और 6d में भी अक्सर कहता है कि जैसे जैसे आप लैंथेनाइट से एक्टिनाइड्स में आगे बढ़ते हैं, f इतना नीचे आ जाता है कि d के इलेक्ट्रॉन भी उसमें चले जाते हैं। यहां पर ये है जैसा है, इट इज 5f4 6d1। आपके पास एक्चुअली f सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 4। कोई और विचार? ना, यही है सत्ता। पोटेशियम परमैंगनेट, अब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन गिव्स अ प्रोडक्ट विच इज, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कहीं डिकम्पोज ना कर जाए, करेगा कहीं O2 ना छोड़ दे, छोड़ेगा, क्या मिलेगा? ये रिएक्शन है K2SO4 MnO2 और O2। ये पैरामैग्नेटिक है, हाँ, और ये ग्रीन है, हाँ, ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये कलरलेस है। MnO2 डायमैग्नेटिक, चेक कर लेंगे MnO2 कैसा है, और ये ब्लैक है। गिव्स अ प्रोडक्ट, वैसे तो 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, उनमें से क्या है? पैरामैग्नेटिक और ग्रीन, हाँ, K2MnO4 है। पैरामैग्नेटिक एंड कलरलेस, जी हाँ, ये ऑक्सीजन है। डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस ये कोई नहीं है, और जो हरी चीज है वो डायमैग्नेटिक नहीं है। ए या बी दोनों ही लगभग सत्य है। आप देखिए, लगभग क्या, पूरे सच हैं, ऐसे इस तरह से। ये देखिए नीचे, राइट। इसके मोह में प्रश्न पूछने वाले ने शायद ये लिहाज नहीं किया कि ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रही है, वो भी पैरामैग्नेटिक है और वो कलरलेस है। दोनों सही हो गए, ए या बी, कोई भी एक करेंगे तो सही माना जाएगा, गलत नहीं कह सकते इसे। In the given chemical reaction, colors of ferrous and ferric ions are, फेरस होता है पेल ग्रीन और फेरिक होता है येलोइश, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो। ये कौन है? ये है फेरस और ये है फेरिक। और उसमें रिएक्शन गिवन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी रिएक्शन में जो कलर है वही का वही, वो बदल थोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए फेरस और फेरिक को आपके सामने। और तो जो कंप्यूटराइज शेड्स आपको दिखाएं सही नहीं है। फेरस की जगह निकल का रंग ज्यादा है। फेरस तो बहुत हल्का सा एप्पल ग्रीन जैसा शेड होता है। कच्चे सेब अगर आपने देखे हो, उन्हीं का एक बहुत डाइल्यूट सा रंग, वैसा रंग होता है। फेरस का इस तरह का नहीं होता। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंगस्ट A to C is are, अच्छा, A, टंगस्टन 6 is much more stable than chromium 6। जी हाँ, सच है, दिस इज ट्रू। एंटी इनर्ट परफेक्ट टाइप बोल सकते हैं। डी ब्लॉक का एक फैक्ट होता है, क्या फैक्ट होता है कि डी ब्लॉक में स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे वाला थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाला इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, इट इज अ फैक्ट। तो टंगस्टन +6, हाईएस्ट है टंगस्टन का +6, इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6, यस। In the presence of HCl, permanganate titrations provide satisfactory results ना। HCl और परमैंगनेट आपस में रिडॉक्स करने लग जाते हैं, जो कि डिजायरेबल नहीं है, तो ये फॉल्स है। एंड द लास्ट ऑप्शन, फॉस्फरस। फॉस्फरस क्या होते हैं? वो चीजें जिन पर पहले एक बार आप रोशनी डाल दें, यूवी लाइट डाल दें, इलेक्ट्रॉन बीम डाल के कुछ भी करके उसको इरेडिएट कर दें, और फिर लाइट, इलेक्ट्रॉन बीम या यूवी लाइट जो भी आपने डाली है वो हटा लें, तो जो ग्लो करे, उसमें से रोशनी निकले। जो ग्लो करते हैं, रोशनी निकालते हैं, वो फॉस्फरस हैं। और क्या लैंथेनॉइड्स की ऑक्साइड्स ऐसा करते हैं? हाँ,
कुछ तो करते हैं। तो ये सच है, जी हाँ ये सच है। हमको बोला था झूठ, झूठ है डी, डी इज द आंसर, यस डी इज द आंसर। The effect of lengthenoid contraction in the lengthenoid series of elements by and large means. Lengthenoid contraction का मतलब क्या है, ऐसा पूछा है। Well, yes, so the effect of lengthenoid contraction, lengthenoid series क्या होता है? Atomic radius कम होती जाती है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं lengthenoids में। Increase in atomic radii, ना ना ना, decrease in atomic radii, yes. डिक्रीज, दोनों एटॉमिक हो आयनिक हो सब में डिक्रीज ही होता है, बिल्कुल। सी इज द आंसर, एब्सोल्युटली सी इज द आंसर। कम ऑन, वी नो दिस एंड वी नो दिस टू वेल। लैंथनम से ल्यूटिटियम तक चलते हैं, रेडियस भी कम होती है और जैसे जैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियस भी और आयनिक रेडियस भी दोनों कम जाते हैं, ठीक है। द लैंथेनाइड आयन दैट वुड शो कलर इज, रंग बिरंगा कौन है? वेल, गैडोलीनियम, ल्यूटिटियम, लैंथेनम या सैमेरियम। अगर आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस की, तो लैंथेनम ल्यूटिटियम को देखें, एक F0 है, एक F14 है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये कलर नहीं दिखाते, ठीक है। गैडोलीनियम 4F7 है, हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से नाच रहा है, ये भी कलरलेस है, बेशरम। कलर किस में है? सैमेरियम में। Samarium is the one which actually carries color. Yes, indeed. The maximum number of possible oxidation states of actinoids are shown by. कोई भी एक्टिनॉइड कौन कौन सी अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है, विभिन्न विभिन्न प्रकारों की कितनी स्टेट्स दिखा सकता है कौन? अगर इसका चार्ट आपको देखना है तो यहां देखिए, ये आप देखिए, एक्टिनियम है ये, फाइन। एक्टिनियम सिंपल शेमलेस +3 है। फिर एक एक, जैसे जो डी ब्लॉक में पिरामिड आता था वो आपको एफ ब्लॉक में भी दिख जाएगा, ऐसे एक एक बढ़ती जाएगी। 3, 4, 5, 6, 7। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम 7, 7 शेयर करते हैं। फिर ये घटनी शुरू हो जाती है, लगभग यहां एक जगह घपला है, इसके अलावा बाकी सब डिसेंट चल रहे हैं। हाईएस्ट दो हैं, कौन से? नप्पू, कौन? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। अच्छा, और ये क्या हो गया? बेशरम सबके सब +3 हैं आगे। तो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, B is the answer. Yes, the very beautiful B is the answer. The pair that has similar ionic radii is, ionic radii किसकी एक जैसी होती हैं? सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एक ही ग्रुप लगभग एक जैसी रेडियस वाले हो जाते हैं। मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, हाँ बैठ जाएगा। टाइटेनियम और हैफ्नियम, ना, टाइटेनियम से बड़ा है जिरकोनियम, और जिरकोनियम के आसपास है हैफ्नियम, हल्का सा छोटा है लेकिन बहुत सिमिलर नहीं है। स्कैंडियम और निकल बिल्कुल नहीं, स्कैंडियम बड़ा है, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, निकल छोटा हो जाएगा। मैंगनीज और रीनियम, ना, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना। टेक्नीशियम और रीनियम बराबर हैं और वो बड़े हैं मैंगनीज से। A is the answer, yes indeed, A is the answer. सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की मैचिंग है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते। ये देखिए, राइट राइट। अगला सवाल, 4 successive members of first row transition elements are listed below with atomic numbers, ठीक है। Which one of them is expected to have highest +3 to +2 value? हाईएस्ट +3 से +2 वैल्यू किसकी है? फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक, देखते हैं। क्रोमियम +3, मैंगनीज +3, आयरन +3, कोबाल्ट। क्यों? अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो +3 से +2 में आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है।
यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्रोमियम से ज्यादा मैंगनीज की, मैंगनीज से ज्यादा आयरन की, और उससे ज्यादा कोबाल्ट की, ऐसा एक्सपेक्टेड है। कोबाल्ट की तो सबसे ज्यादा होगी, ये तो निश्चित रूप से एक्सपेक्टेड है, भले ही बहुत यूनिफॉर्म ट्रेंड हो या ना हो। ठीक, आप देख सकते हैं कोबाल्ट सबसे ज्यादा है, ये तो क्लियर है। हाँ, ट्रेंड बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैंगनीज में एक जगह बड़ा घपला है। कैसे? आप देखें, क्रोमियम +3 से +2 में खुशी से नहीं आ रहा, -0.5, -0.4 है। मैंगनीज को बहुत मजा आ रहा है, और कोबाल्ट को कुछ ज्यादा ही आ रहा है। आयरन बीच में बकवास हो गया थोड़ा सा। ठीक है, नेवर माइंड। कोबाल्ट इज आवर आंसर, यस इट इज। अगला सवाल, knowing that the chemistry of lanthanoids is dominated by its +3 oxidation state, which of the following statements is incorrect? A, the ionic sizes of lanthanide 3 decrease in general with increase in atomic number. True. Such a. Lanthanoid 3 compounds are generally colorless. लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, नहीं, ये तो बहुत सही नहीं है। कुछ एक तो कलर आई जाते हैं, लेकिन फीके से रंग होते हैं। एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मेनली बेसिक, ये तो बिल्कुल सच है। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ लैंथेनाइड +3 आयंस, द बॉन्डिंग इन इट्स कंपाउंड्स इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन कैरेक्टर। काइंड ऑफ ठीक है। ये कलर वलर की जो बात है, देखो एक मिनट, एटॉमिक साइज देख लीजिए। एटॉमिक साइज बिल्कुल इज्जत से रेगुलरली आप ट्रेंड देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, आयनिक साइज बिल्कुल सच है। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? तो ये सारी बातें तो ठीक है, इसमें जो झूठ है मेन वो तो वही है। कौन सा? आयंस कलरलेस है, ना ना ना, पहला अंतिम बीच वाला कलरलेस है, बट इन जनरल तो रंग आता ही है, फीका ही सही पर होता है। प्लीज ध्यान से, जो झूठ है। Identify the incorrect statement amongst the following. A, D block elements show irregular and erratic chemical properties amongst themselves. काफी हद तक। क्यों? कहीं नोबल मेटल हैं गोल्ड जैसे, कहीं भयानक रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो थोड़ा तो erratic है ही। B option, lanthanum and lutetium have partially filled d orbitals and no other partially filled orbitals. Yeah, kind of. D1 तो रहते ही हैं। अब ये उसके पहले ये जरूर है कि ये 4f0 था, ये 4f14 हो जाएगा। कौन सा? लैंथनम और ल्यूटिथियम। पर ये सच है कि डी के अलावा बाकी सब तो फिल्ड है उनकी, ये तो खाली है या फिल्ड है। सच है, ये भी सच है। केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लैंथेनॉइड्स इज सिमिलर, हाँ सच है, एक ही खानदान में तो सेम ही होगी। 4f and 5f orbitals are equally shielded. What nonsense! 4f अलग है, 5f अलग है। अब एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अंतर है, शील्डिंग एक जैसी कैसे हो सकती है? इनकरेक्ट है ये। प्लीज द आंसर, यस प्लीज द आंसर। अगला सवाल, actinoids exhibit more number of oxidation states in general than lanthanoids. Such है। This is because A, 5f orbitals are more buried than 4f. ऐसे कैसे हो सकता है? 5f अंदर कैसे होंगी? बाहर ही होंगी ना 4f से। फॉल्स, गलत बात। There is similarity between 4 and 5f. ठीक है, सिमिलैरिटी हो तो एक जैसा होना चाहिए था, ये तो फर्क हो रहा है ना, गलत बात है, रीजन नहीं। एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स, दे आर, बट रीजन पूछा है ना। 5f ऑर्बिटल्स एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन 4f। न्यूक्लियस से बाहर तक जाती हैं 5f, बाहर की तरफ होती हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। सही है। इज डी द आंसर? यस, डी इज द आंसर। ये देखिए एक्टिनॉइड्स की विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट्स की लीला। The divalent ion of which of the following elements in aqueous solution has magnetic moment 5.92 Bohr magneton? म्यू बराबर 5.92 का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, क्योंकि म्यू होता है √n+2, जहां n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ना। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंगनीज +2 के D5।
फेरस और फेरिक के भी हो सकते हैं। फेरस होता है D6, फेरिक होता है D5। जो डाइवेलेंट पूछा है, डाइवेलेंट, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। कोबाल्ट D7 है, क्रोमियम D4 होगा शायद, whatever. D is the answer. Yes, D is the answer. ठीक है। डाइक्रोमेट आयन इज ट्रीटेड विद अ बेस। ओके, क्या होता है रिएक्शन पता है तुम्हें? डाइक्रोमेट आयंस में अगर तुम बेस डाल दोगे तो वो पलट कर क्रोमेट बन जाता है। अच्छा, तो ये ऑरेंज था, वहां से ये येलो हो जाता है, पर +6 का +6 ही रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट +6। क्रोमियम तो +6 में ही है, रेडॉक्स नहीं है, ये एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है। ये देखिए, डन, बिल्कुल। In the ground state of atomic iron, अच्छा, the spin only magnetic moment is so much. Okay. आयरन की ग्राउंड स्टेट में क्या है? आर्गन 4s2 3d6। अगर 4s2 3d6 है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो √4 × 6 √24 विच इज 4.9 के आसपास है। This 49 × 10⁻⁻1. Bombay B is the answer? Yes, B is the answer. Yes, ये देखिए। The number of 4f electrons in the ground state electronic configuration of gadolinium +2 is, atomic number of GD है 64, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f की पूछी है, गैडोलिनियम +2 की। तो GD स्वयं कैसा है? GD स्वयं है 4f7 5d16s2। तो क्या GD2+ ऐसा होगा? नहीं। क्यों? जैसे ही +2 चार्ज आएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे। मूर्ख लोग ये सोच सकते हैं कि ये निकल गया बाकी बच गया, ना, वो हो जाएगा Xg4f8 5d0। हाँ, क्या तुमने एक्स्ट्रा, महान एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उजाड़ दी। हाँ, उजाड़ दी। क्यों? चार्ज आ गया रे। चार्ज आते ही ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे 5d, और 4f जो आसपास चल रहे हैं, 4f एकदम नीचे आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन धड़ाम से यहां गिर जाएंगे। तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, तो द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4f इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, वैसे तो 90% कभी भी f सब शेल में 21 49 तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते थे, है ना? नॉनसेंस ऑप्शंस हैं, है ना? 7 नहीं, वो 8 होंगे। जैसे मैंने कहा, एक बहुत कॉमन एरर हो जाती है, अक्सर लोग 7 मान लेते हैं, वो होगा नहीं, सब के सब f में आएंगे, सब के सब। बहुत स्पेशल केस है और बहुत ही कॉमन एरर का स्रोत भी, ध्यान दीजिए, ऐसा। इसी मैंने करेक्शन में बता दिया। The number of electrons present in 4f orbital of HO3+ ion is, ठीक है, 67 है HO, और +3 पे जाना है। HOG कैसे है ये देखिए, 4f11 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, 4f10। ग्लैमर विहीन है, बहुत ही प्लेन है, बहुत ज्यादा कोई इसमें महान ऐसा कोई विवाद नहीं है, बस इतना ही। ओ माय गॉड, बस इतनी सी बात आज की मुलाकात बच्चों, बस इतनी। बहुत बात हो गई आज। वैसे भी फटाफट 2020 मैच था, ढेर सारे क्वेश्चन करे आज हमने, बहुत सारे, फिर भी आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं आपको। क्यों? काफी हद प्रैक्टिस। फिर मिलेंगे अगली बार पूरे नए उत्साह, नए आनंद और नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। नमस्कार।